So how will you write? So this is your position vector r. So you will write position vector r is equals to 1 I cap plus 2 j cap plus 3 k cap. So what is the magnitude of r? तो चाहे आप r के ऊपर से वेक्टर डालें तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, या फिर आप जो वेक्टर उसके बाद 2 बार लगा दें तो भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यानी कि अगर इसको जनरल टर्म्स में लिखे कोई पॉइंट तो x कैप y कैप एंड प्लस z k कैप, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा r का? अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब r की जगह आपके पास फोर्स भी हो सकता है, जैसे मैं कह दूं कि भाई F इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ये सी फोर्स कब लगेगी? जब ये पॉइंट है यहाँ पर स्पेस में और आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अगर आप सिर्फ एक्स डायरेक्शन लगाएंगे तो सिर्फ एफ एक्स मिलेगा आपको, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। आप वाई में लगाएंगे तो सिर्फ फोर्स इन वाई डायरेक्शन मिलेगा। अगर आप आपने इरेजर रख ली अपने टेबल पर, उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं तो उसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में मिलेगा और वाई डायरेक्शन में मिलेगा। अब आपने जो है पेन आपके पास, उसको आप एयर में मूव करें, एयर में ऐसे, तो आपके तीनों कंपोनेंट्स मिलेंगे। एक्स कंपोनेंट भी फोर्स का एक्स डायरेक्शन में, वाई भी और जेड भी। सिंपल। तो जैसे इसमें था उसी तरह अगर आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या हो जाएगा? अंडर द रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। उसी तरीके से मान लो अब ये क्या हो सकता है? 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप, ऐसा हो सकता है फोर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 3 के कैप। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये वेरिएबल आ गए एक्स और वाई, ये जो फोर्स थी ये कांस्टेंट थी, कांस्टेंट फोर्स, लेकिन यहाँ वेरिएबल आ गया आपके पास। तो ये फोर्स कैसी फोर्स है? वेरिएबल फोर्स, क्योंकि एक्स पर भी डिपेंड कर रही है, वाई पर भी, आपकी पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। ये फोर्स क्या है? आप देख रहे हैं एक्स का कंपोनेंट 1 कांस्टेंट है, एफ वाई 2 कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई आ गया आपके पास। यानी कि अगर आपने एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज किया तो फोर्स चेंज हो जाएगी, वाई का कोऑर्डिनेट किया तो फोर्स चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसी फोर्स जो है उनको हम बोलते हैं वेरिएबल फोर्सेस। अब कांस्टेंट फोर्स का तो डेफिनेशन फार्मूला आपने देख लिया, लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है तो क्या होगा? वो हम करेंगे, आज हम सीखेंगे कि भाई वेरिएबल फोर्स है तो क्या होगा। कांस्टेंट फोर्स है तो ये आपके पास पता है, कांस्टेंट फोर्स है तो क्या होगा। तो अब अगर हम डॉट प्रोडक्ट देखें तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स क्या होता है? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ये फोर्स वेक्टर हो गया, फोर्स का जो आपका वेक्टर था वो मैंने फोर्स लिख दिया। अब डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर भी ऐसे ही होगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। और अब क्या होगा? इनको इनसे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ कैसा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब आई कैप को आई कैप से, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या आएगा? अब यहाँ पर हम लिखे अगर आई कैप डॉट आई कैप तो क्या आएगा? आई कैप का मैग्नीट्यूड लिखा हमने 1, आई कैप फिर से उसका मैग्नीट्यूड 1, उसका दोनों बीच में, दोनों आई कैप है, दोनों बीच में एंगल कितना हो गया? 0, cos 0 1, तो क्या आया? आई कैप डॉट आई 1 आया।
अब आई कैप डॉट जे कैप अगर मैं लिखता हूं तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, अब इन दोनों बीच में एंगल कितना है 90, आई और जे के बीच में, और अगर 90 एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, क्योंकि cos 90 इज 0, तो क्या आ गया 0। तो यानी कि आई डॉट जे भी 0 आएगा, उसी तरह जे डॉट के भी 0 आएगा, उसी तरीके से के डॉट आई भी 0 ही आएगा, उसी तरीके से यहाँ पे आई डॉट आई भी 1 है, जे डॉट जे भी 1 ही आएगा, और के डॉट के भी 1 ही आएगा। तो यहाँ देखो ये आपके पास आया एफ एक्स आई कैप डॉट डी जेड आई कैप प्लस एफ एक्स आई कैप डॉट डी वाई जे कैप, अरे भैया ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, प्लस एफ एक्स आई कैप डॉट डी जेड के कैप। देखो आराम से देखो, एफ एक्स को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर एफ एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद एफ एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई यहाँ कैसा प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट 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 लगा दिया हमने। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। प्लस नो सर। अब ऐसे ही आगे चलते रहेंगे, और लास्ट टर्म क्या आएगी हमारी एफ जेड डी जेड, और मतलब एफ जेड के कैप डॉट डी जेड के कैप, यही आएगी ना लास्ट टर्म, एफ जेड के कैप डॉट डी जेड के कैप। तो अब देखो आई कैप डॉट आई कैप, ये क्या हो गया 1, तो क्या आ गया एफ एक्स डी एक्स, तो वर्क डन क्या आ गया एफ एक्स डी एक्स, प्लस अब ये क्या हो गया 0, आई डॉट जे आई डॉट के भी 0, तो बीच में आपके पास सिर्फ आई की टर्म बचेंगी, जे की और के की, तो ये आ गया एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, तो ये आ गया आपका वर्क डन। आई बात समझ? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ यश नो सर कह रहा है। यस सर। हाँ क्या दिक्कत है बेटे? हाँ किसको समझ नहीं आया पूछो। सर एक बार दोबारा समझा दो। अच्छा तो हमने कुछ नया नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो है ये थोड़ा पुराना रिवाइज कर रहे हैं कि भाई अगर थीटा 0 है तो cos 0 होता है 1, तो इसीलिए वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में। तो अगर दोनों बीच में एंगल 90 है तो cos 90 होता है 0, तो इसलिए वर्क डन इज 0। अगर 180 डिग्री है तो cos 180 होता है -1, तो f इंटू डी इंटू -1 cos 180, तो फोर्स वर्क डन हो गया नेगेटिव एफ डी। उसके अलावा हमने ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जे एक्सिस के अलोंग वेक्टर्स लिए, जिससे कि हम तो आई कैप वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन आई कैप डॉट आई कैप लेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप 1, और cos 0 है दोनों बीच में एंगल, तो cos 0 भी 1, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या हो गया 1, उसी तरह जे डॉट जे कैप भी क्या हो जाएगा 1, उसी तरह के कैप डॉट के कैप भी क्या हो जाएगा 1। लेकिन अगर आई डॉट आई कैप डॉट जे कैप करेंगे तो दोनों बीच में एंगल तो 90 हो गया, और अगर दोनों बीच में एंगल 90 है तो cos 90 क्या होगा 0। तो अगर दो वेक्टर्स, अब जे और के बीच में भी एंगल 90 और के और आई के बीच में भी एंगल 90, तो अगर एंगल 90 होगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। तो बस अब हमें यहाँ पे फोर्स में जो है, अगर फोर्स जो है तीनों कंपोनेंट है उसके एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड, तो आई कैप एफ एक्स आई कैप लिखेंगे, क्योंकि फोर्स एफ एक्स लग रही है तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन क्या है आई कैप, एफ वाई तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या है जे कैप, एफ जेड तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या है के कैप। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन डी जेड है मैग्नीट्यूड, लेकिन किस डायरेक्शन में आई कैप में। तो और अब इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट, बस ये एफ की वैल्यू लिख दी मैंने, इधर से सी की वैल्यू आई हैव रिटन, और दोनों डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट जो है आई कैप डॉट आई कैप,
तो पहले एफ एक्स आई कैप को इससे मल्टीप्लाई, फिर एफ एक्स आई कैप को आगे डी वाई से, फिर एफ एक्स आई कैप को डी जेड के, और इसी तरीके से फिर एफ वाई जे को डी एक्स आई से, फिर एफ जे को डी वाई जे से, फिर एफ वाई जे को डी जेड के से, उसी तरह एफ जेड के कैप को डी एक्स आई कैप एंड देन दिस। बस 9 टर्म आएंगी, 9 में से 3 ही बचेंगी, क्योंकि बाकी जो हैं वो आई डॉट आई कैप डॉट जे कैप, आई डॉट कैप डॉट के कैप, वो सब जीरो हो जाएंगी। तो सिर्फ वही बचेंगी आई कैप डॉट आई कैप, जे डैट डॉट जे कैप और के डैट डॉट के कैप। तो ये बचे आपके पास एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगी उसका डिस्प्लेसमेंट ये। तो अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो आप फार्मूला ये कर सकते हो, अगर जो स्ट्रेट लाइन में फोर्स है तो एफ डॉट डी एक्स, गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ये था, ये है जब ये फोर्स वेरिएबल हो, ये वाली। अब ये कांस्टेंट थी, आप देख रहे हैं यहाँ फोर्स कांस्टेंट थी ये, यानी एफ एक्स 1 एफ वाई 2 एफ जेड 5, तो यहाँ कांस्टेंट फोर्स थी। तो उसके लिए फार्मूला है मेरा, दिस इज फार्मूला फॉर कांस्टेंट फोर्स। तो एफ एक्स डी एक्स यानी कि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन ने डी एक्स डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन की, दैट इज वर्क डन 1, प्लस अब y डायरेक्शन में जो फोर्स थी उसने y डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट की, तो W2 इन x डायरेक्शन प्लस W2 इन y डायरेक्शन प्लस W इन z डायरेक्शन। अब वर्थ एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, स्केलर। स्केलर को आसान करना कितना आसान, 2 + 3 + 5 10, बस सिंपल ऐड कर दो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फोर्स वेरिएबल है जैसे कि एक्स आई कैप, अब आप देख रहे हैं यहाँ 1 था, यहाँ x है, यानी कि अगर आपने x वेरिएबल चेंज किया तो फोर्स भी चेंज हो गई, y कोऑर्डिनेट आपने चेंज किया तो फोर्स भी चेंज हो गई। अच्छा z आप चेंज करते हो, फोर्स चेंज नहीं होगी, सिर्फ x और y के चेंज करने पे चेंज होगी। तो इसको बोलते हैं, ये फोर्स होती है वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल अगर फोर्स है तो उसका फार्मूला क्या होगा, तो उसके फार्मूले में ये सारे के सारे इंटीग्रल बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, चलो एक स्टेप अगर इससे पहले लिखना तो पहले भी लिख सकते हो कि भाई हमने जो थे तो ये तो कांस्टेंट के लिए हो गया आपका फार्मूला, कांस्टेंट फोर्स, और वेरिएबल फोर्स के लिए वेरिएबल फोर्स। तो कैसे होगा सर, ये फोर्स ऐसे है, ये वेरी कर रही है ये फोर्स, ये आपका सपोज मैं एक ही उसमें दिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ x के ऊपर ही डिपेंड कर रही है फोर्स, y और z का तो केस और भी ज़्यादा हो गया, तो सिर्फ x के ऊपर डिपेंड कर रही है तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है। जब ये पोजीशन थी तो फोर्स इतनी थी, जब यहाँ पर आ गया मैं x2 पे आ गया पोजीशन पे तो फोर्स बदल गई है, समझ गए। तो अगर फोर्स बदलती है तो हम क्या करते हैं, स्मॉल वर्क डन निकालते हैं। ये स्मॉल वर्क डन निकाला, फिर इससे अगला स्मॉल वर्क डन निकाला, ये सारे इकट्ठे ही हैं ये सारे। तो ये सारे इनको रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देते हैं जिससे कि फोर्स क्या आ जाए, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स का फार्मूला मुझे आता है और वो ये है। तो इसीलिए मैं इनको इस तरीके से डिवाइड करूंगा कि फोर्स कांस्टेंट हो जाए, और उसके लिए मुझे बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप बनानी पड़ेंगी, बहुत छोटे छोटे वर्क डन होंगे, बहुत छोटे छोटे। तो इतने छोटे छोटे जो वर्क डन है, तो अब x डायरेक्शन में होगा तो fx1 dx1 प्लस fx2 dx2, मतलब इतने थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए इतनी थोड़ी सी फोर्स लगी। तो अब तो मैं वो फार्मूला लगा सकता हूँ f डॉट डी वाला। तो जब हम इन सब को ऐड करते हैं तो बहुत सारे हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे ये। तो हमारा जो फार्मूला होता है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम जिससे हमारा आंसर एग्जैक्ट आए हम लगा देंगे इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन का मतलब क्या, सम ऑफ ऑल। क्या इंटीग्रेशन का मतलब, सम ऑफ ऑल। और जब हमें इनफाइनाइट
वैल्यूज़ का सम निकालना हो, बहुत छोटी छोटी इनफाइनाइट, तो ये फार्मूला इंटीग्रेशन का है। तो ये जो लॉन्ग है आप सिंबल देख रहे हैं, इसका मतलब कुछ नहीं है, सम ऑफ ऑल है, मैंने लिख दिया है। और उसके बाद एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। अब मान लो मैं यहाँ दे दूँ कि 1 2 3 ये मेरे कोऑर्डिनेट थे और मैंने फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट पहुँच गया 2 4 5 पर, तो एफ एक्स डी एक्स है ना, कहाँ से कहाँ, एक्स की कहाँ से कहाँ डिस्प्लेसमेंट हुई, ये डी एक्स कहाँ से कहाँ तक है, छोटे 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 डी एक्स हैं, छोटे 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 डी एक्स हैं, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2। ये छोटे छोटे डी वाई, छोटे छोटे डी वाई कहाँ से कहाँ तक ऐड करोगे, 2 से 4। याद रखना मेरी बात, ये जो डी एक्स है ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स। तो ये dx कहाँ से कितने dx को जोड़ोगे, x इज इक्वल टू 1 2 x इज इक्वल टू 2 यहाँ तक। अब ये छोटे छोटे dy है, कहाँ से कहाँ तक जोड़ोगे, y इज इक्वल टू 2 से y इज इक्वल टू 4 तक। ये z है, ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ोगे, छोटे छोटे dz, z इज इक्वल टू कहाँ था 3, तो z इज इक्वल टू 3 से लेकर z इज इक्वल टू 5 तक। तो ये आपके पास फार्मूले आ गए वर्क डन के। कांस्टेंट है तो ये, और वेरिएबल है तो ऐसा। हो सकता है z कंपोनेंट आपको नहीं मिलेगा तो ये खत्म हो जाएगा, z x और y बच गया। अगर आपको y भी ना मिले, सिर्फ x मिले, तो सिर्फ इतना फार्मूला बच गया। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कंपोनेंट दे रखा है। आई बात समझ में सबको? हाँ सर। यस सर। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं हम, तो और भी ज़्यादा अच्छे से बात समझ आएगी। फिजिक्स समझ में आती है न्यूमेरिकल करने से, कहानी सुनने से फिजिक्स समझ में आती, तो फिर फिजिक्स में और हिस्ट्री में डिफरेंस क्या होता? तो ये ऐसी बात नहीं, मैंने अभी तो सिर्फ ये बताया बेटे साइकिल को ऐसे चलाते हैं, या इसको जो है, लेकिन जब तक खुद साइकिल नहीं चलाएंगे तब तक साइकिल चलानी आएगी क्या लाइफ में कभी? तो फिजिक्स जो है वो कैसे आती है, प्रैक्टिस करने। चलो क्वेश्चन करते हैं। एसएल लोडा सबके पास आ गई। अब तो कहते कहते मोर देन 1 वीक हो गया कहते कहते कि एसएल लोडा ले लो, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी में जो है वो सिंपल क्वेश्चंस और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, समझ गए? चलो अब क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, पेज नंबर 6.7 एसएल लोडा। बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा अगर बुक नहीं लोगे तो। एग्जाम्पल नंबर 12, पेज नंबर 6.7। चलिए, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल है वो किसके अलोंग मूव कर रहा है? एक्स एक्सिस। डायग्राम बना लिया करो, बहुत अच्छे। एक्स कितना था? 0, 0 से कहाँ पहुंचा? एक्स इक्वल्स टू 5, बहुत बढ़िया। और फोर्स कितनी लग रही थी भाई? फोर्स इज इक्वल्स टू 7 - 2x + 3x स्क्वायर। वेरिएबल है, कांस्टेंट है फोर्स? फोर्स बताओ। वेरिएबल। x अगर आपने चेंज कर दिया, x अगर 0 है तो फोर्स कितनी है 0 पे? 7 ही तो है, 7 न्यूटन। और अगर 1 पे पहुंच गए तो फोर्स कितनी है? अरे हाँ या ना? 2 पे कितनी है भाई? 2 पे पहुंच गए तो फोर्स कितनी है? अरे बोलो ना कुछ, हाँ या ना? हाँ सर। तो अब आप समझे कि कांस्टेंट फोर्स होती तो डायरेक्ट, अगर मैं यहां पर अगर मैं दो क्वेश्चन बना दूं, इसके एक क्वेश्चन बना दूं, F इज इक्वल्स टू, मान लो सिर्फ 7 ही बना दिया न्यूटन, तो डायरेक्ट फार्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 5, वर्क डन इज इक्वल्स टू F डॉट डी। और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मैंने बताया था डायरेक्ट एफ डी भी लिख सकते हो अगर थीटा है हुआ, तो डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आप स्टार्ट कर सकते हो, इसलिए कई बुक में ये मिलेगा डायरेक्ट भी। तो डेट इज इक्वल्स टू फोर्स हो गई आपकी 7 और डिस्प्लेसमेंट हो गई 5, तो आंसर आ गया 35 न्यूटन। बहुत बढ़िया। और अगर ये होता फोर्स इज इक्वल्स टू
2i प्लस 3j, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब क्या है, dxi प्लस 3 मतलब dyj प्लस dzk। अब dz तो जीरो है ना, ये तो कहानी खत्म। और ये 3 जो है ये y डायरेक्शन में फोर्स है और x डायरेक्शन में क्या है 2। तो वर्क डन वो माना जाता है जो डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो, समझे बात। तो वर्क कौन सा माना जाता है, अगर फोर्स x डायरेक्शन में तो वर्क भी x डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर फोर्स y डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट भी y डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर फोर्स z डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट भी z डायरेक्शन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि फोर्स x डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट y में, तो वर्क तो हो रहा है लेकिन Fx फोर्स कोई वर्क नहीं कर रही। तो समझे कुछ बात। तो यहाँ पे हमारे को जो दे रखा है वो सिर्फ dx दे रखा है ना, x दे रखा है सिर्फ, x कितना है 5। तो dx है सिर्फ हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन दैट इज 5 मीटर्स। तो ये आपका आ जाएगा फोर्स 2 × 5। और ये क्या है, dy तो जीरो है तो ये जीरो हो गया क्योंकि dy जीरो है। और f और dz दोनों ही जीरो है इसमें, तो ये भी जीरो हो गया। तो आया कितना, सिर्फ 10 न्यूटन। तो समझ रहे हैं कि क्वेश्चन 3 तरीके से ये कैसे बन रहा है। अब यहां पर बना तो क्वेश्चन, तो क्या करेंगे हम, तो यहां तो ये जो फोर्स आप देख रहे हैं ये सारी एक्स डायरेक्शन में ही है, समझे। यहां कोई आपको, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन है कि फोर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, तो सारी फोर्स एफएक्स ही है, यहाँ पे सारी एफएक्स है ये। कोई यहाँ पे कोई आपको आई कैप दिखाई दे रहा है, कोई जे कैप दिखाई दे रहा है, कोई के कैप दिखाई दे रहा है। मैं एफएक्स ऐसे लिख सकता हूँ, लिखना चाहूँ तो ये आई कैप भी लगा सकता हूँ, नहीं लगाऊँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मोशननेस एक ही डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी। तो क्या होगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहां वेरिएबल फोर्स है वहां फार्मूला क्या होगा, वर्क डन इज। अब मुझे ये बताओ कि इसमें मुझे एफ वाई दे रखा है कहीं, तो जिक्र ही नहीं है, एफ जेड डी जेड का है ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है। सिर्फ लेना देना किसका है, एफ एक्स डी एक्स का। तो जिसका लेना देना वही तो लिखोगे। यस सर। और कहाँ Yes, ये जो डिस्प्लेसमेंट है x में dx कहाँ से कहाँ तक है, छोटा छोटा dx, छोटा सा dx, थोड़ी सी फोर्स, क्यों फोर्स चेंज हो गई, थोड़ा dx थोड़ी सी फोर्स, थोड़ा dx थोड़ा सा वर्क, थोड़ा सा वर्क, थोड़ा सा वर्क, थोड़ा सा वर्क, और सारा ऐड कर देंगे इस साइन से। तो थोड़ा ये थोड़ी सी फोर्स लगी थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है, 0 से लेके 5 तक। तो ये x की वैल्यू लिखनी है, तो x की वैल्यू है 0 से 5। ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट थे। और इसके लिए fx क्या है, 7 - 2x + 3x²। तो ये सारी जो थी आपकी फोर्स थी। तो इस कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 तक। बन गई बात। हाँ सर। अब देखो, अब कुछ बच्चे जो नए हैं उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, को काम ऐसा कर रहे परेशान होने वाला। नई लैंग्वेज लग सकती है 1-2 दिन के लिए, लेकिन बेटा सब फैमिली हो जाओगे, कंफर्टेबल हो जाओगे, कोई परेशानी बात नहीं है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, ये 0 से 5 7 और ये dx 7 के साथ भी आ जाएगा, माइनस बाहर लिख लो अंदर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2x 0 से 5 2x और dx इसके साथ भी आ जाएगा। अब उसके बाद प्लस 3x² 0 to 5, और ये क्या हो गया dx, तो इसके साथ भी आ गया dx। कोई आपत्ति है क्या किसी को, ये सिंपल नहीं कर लोगे इतना काम। अब उसके बाद यस। अगली बात सीख लो, कांस्टेंट को बाहर लिख दो, सबके कांस्टेंट बाहर एकदम। तो 0 से 5 dx माइनस 0 से 5 x2 बाहर प्लस 0 से 5 dx2 x² भी है इसमें, तो
एक्स स्क्वायर तो वेरिएबल है ना, उसको तो बाहर नहीं निकाल सकते आप। इसमें एक्स वेरिएबल था अंदर है और कांस्टेंट क्या 3 बाहर। अब देखो ध्यान से, अरे अच्छे से समझ आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ। यस। और बेटे लिख रहे हो साथ के साथ या नहीं लिख रहे? कहानी सुन रहे हो बस? लिख रहे हो सर। हाँ लिखते रहो लिख साथ रहे हैं साथ, धीरे धीरे धीरे, इसीलिए इतना धीरे लिख रहा हूं मैं, जिसे लिखते रहो साथ साथ ना हो। अब एक फार्मूला देख लो ये इंटीग्रेशन का, x रेज टू द पावर n dx। तो क्या फार्मूला बना इसका? इसमें x रेज टू द पावर n ऐसे कैसे लिख दो, पावर को में एक ऐड कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय n प्लस 1। बनी बात कुछ? प्लस अब ये जो है यहाँ लिमिट दिखाई दे रही है आपको? नहीं दिखाई दे रही ना, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सर मैं तो जो है ना, मुझे तो लिमिट डालनी है, बहुत बढ़िया। अब लिमिट है ना इन तीनों में तो आपके पास, तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, मत लिखो आप। क्यों लिखोगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन? तो फिर देखो आगे क्या होगा। तो इसको बोलते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल, और ये डेफिनेट लिमिट्स में बंधा हुआ ये। तो पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला, dx का इंटीग्रेशन होता है x। क्या होता है? x। बस इतनी सी बात। दो फार्मूले याद हो गए? हाँ सर। नहीं याद? हाँ। तो 7 बाहर था, इसका बताओ मुझे इंटीग्रेशन क्या होगा dx का, अच्छे बच्चे बनकर। हाँ x x, और इसकी लिमिट क्या है x की? 0 से 5। तो अब ये सिर्फ मैथ्स की, फिजिक्स की लैंग्वेज है, बस लैंग्वेज देखो तुम, कि पहले ये था, जब मैंने इसका ये फार्मूला लगा दिया तो ये आ गया, और जो लिमिट्स है जो ऐसे लिखी हुई थी वो लिमिट्स ऐसे आ गई स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। अब x डॉट dx, x की पावर कितनी है भाई? 1। तो क्या करोगे, पावर 1 बढ़ा दो और उसी से डिवाइड कर दो जो पावर बनी। तो कितनी पावर बनी? x 1 + 1 2, और जो पावर बनी उसी से डिवाइड कर दो। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 5 प्लस 3। बताओ मुझे अब ध्यान से, अरे पावर 1 बढ़ाओ ना। x³/3। बहुत बढ़िया। और लिमिट 0 to 5। सर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लिखा ही नहीं आपने। ओ भाई क्यों लिखूं मैं, लिमिट है ना इसमें, डेफिनेट इंटीग्रल है ये, समझे? इसकी पूरी वैल्यू निकलेगी। उसमें तो वेरिएबल निकल के छोड़ दिया था हमने, वेरिएबल निकल के छूट जाएगा क्योंकि लिमिट नहीं दे रखी। ये आंसर यही खत्म हो जाता, सिर्फ मैं लास्ट में लिख देता COI कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये 505050 नहीं होता तो, लेकिन ये है। तो अब पुट करो वैल्यू, कैसे करें हम ध्यान देखो। एक बार ये ऊपर वाली वैल्यू 5 माइनस, फिर x की जगह 0 लिख दिया, माइनस 2 × चलो एक बार x की जगह क्या पुट करेंगे? फाइनल वैल्यू। फाइनल कितनी है? 5। 2 से 2 नहीं काट सकता क्या मैं? माइनस x से क्या लिख दूं? 0। तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट है, काट दूं बिल्कुल। क्या आ गया? अरे फाइनल वैल्यू पुट करना, x = 5³ माइनस इनिशियल वैल्यू। बन गई ना बात। अब 7 × 5, 7 5 दा 35 माइनस 5 5 दा 25, तो 0 है 25 प्लस 5 125। और कितना है ये? इसमें से माइनस 10, तो इसमें ऐड कर दो 135। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। क्या होती है? जूल। तो बात बनी कुछ? यस सर। यस सर। और उसके बाद बुक में देख लो आप, इस तरीके से जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसको शॉर्टकट में भी जो है ना आप जो है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो नोट डाउन कर लो। हुआ नोट डाउन? अरे नोट डाउन हुआ ये? हो गया। यस सर। एग्जाम्पल नंबर था। यस सर।
12 SL अरोड़ा, सिंप्लीफाइड फिजिक्स, न्यू सिंप्लीफाइड फिजिक्स। आज सब बच्चे ना लिख के जाएंगे कि किसके पास है या नहीं है, यस और नो। अभी लिखो फटाफट चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी, किसके पास है किसके पास नहीं है। बेटा अरे बाकी कहां सो गए? सारे नहीं हुए, अभी पूरे बचे हुए हैं। अभी अटेंडेंस इसी से लगेगी तुम्हारी, अटेंडेंस इसी से लगने वाली है, यस नो से, ये समझ लेना। इसी से लगेगी अटेंडेंस। आंसर मिलना चाहिए, चाहे यस में हो या नो में। अब एक बात बताओ, जो बाकी बच्चे हैं वो कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं कि कब लेंगे बुक? चलो बेटे, पीडीएफ से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला, बिल्कुल पीडीएफ से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा पीडीएफ से काम? अरे पीडीएफ कहाँ है? तो ये 1000 पेज की बुक है, दूसरा वॉल्यूम भी 1000 पेज का, कहाँ से पीडीएफ आएंगे? और आएंगे तो पढ़ेगा कौन उनको? आंखों की कीमत ज्यादा है, तो पीडीएफ ना पढ़ोगे तो बढ़िया, मजबूरी है तो बात अलग है। सर्कल ले लो। हाँ, अपनी आंखों को बचा लो और बुक परचेज कर लो। डेली इसी में से होमवर्क मिलेगा, इसी में से क्वेश्चन मिलेंगे। इस बुक से दोस्ती करा दूंगा मैं तुम्हारी, उसके बाद लाइफ लॉन्ग जो है मतलब हेल्प मिलेगी तुम्हें। सोचो, इतने ग्रेट इंसान ये, इन्होंने इतनी मेहनत करके बुक लिख रखी है। बुक पढ़ना सीख गए, समझना सीख गए तो कितना काम आसान हो जाएगा तुम्हारा। फायदा उठाओ समय का। बुक जो है स्कूल में अवेलेबल है, और स्कूल से फटाफट बुक ले लो। 30 में से 15 कॉपी जा चुकी हैं, 15 बची हैं बस। तो इसे कल सब बच्चे जो भी आसपास के हैं अपने पेरेंट्स को, किसी को बोल दो स्कूल से बुक ले जाएं। बुक की कॉस्ट 1050 है, लेकिन आपको 250 रुपीज डिस्काउंट में ऑलमोस्ट 25% डिस्काउंट मिल रहा है स्कूल में। तो मौके का फायदा क्यों नहीं उठाते तुम? चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला जो है मिड टर्म कितने नंबर के होंगे? हाँ बेटा, मिड टर्म कितने नंबर के होंगे? बेटे मैडम बताएंगे आपको, ठीक है ना? ठीक। हाँ, अब यहाँ देखो, ये नोट डाउन कर लिया सबने? डन? यस सर। चलो तो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, OTQ। बहुत बढ़िया, पेज नंबर निकाल लो 6.59 SL अरोड़ा। निकाल लिया? चलो क्वेश्चन नंबर 7, F.ds इज, ये क्या है भाई? टॉर्क है, इंपल्स है, मोमेंटम है या वर्क है? वर्क है। वर्क, डी ऑप्शन करेक्ट, वर्क। 8वां क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स अंडर ए फोर्स, ये फोर्स है Cx फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू x1। फाइंड वर्क डन। वर्क डन कितना होगा? जल्द से निकालो। कौन निकालता है सबसे पहले? हरी आप। 1
ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ फोर्स वेरिएबल है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो निकालो, सबसे पहले एफ एक्स डी एक्स लिखा और उसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ तक, 0 से x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x1। तो ये x लिखेंगे ऐसे, ये ध्यान समझो सर, ये तो दो चीज़ें होती हैं, एक dx और एक dx। हाँ बहुत बढ़िया, इनका जो मीनिंग है दोनों का एक ही है, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में जितनी भी डिस्प्लेसमेंट हुई ये उसके लिए है। ये डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर भी हो सकती है, 100 मीटर भी हो सकती है, लेकिन ये dx है, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आया कुछ मतलब दोनों का? ये dx, हाँ सर। हाँ आ गया। यस सर। हाँ ये dx है, इसको हम कब यूज करते हैं, जब हमें लिखना हो एफ एक्स डी एक्स, जब कांस्टेंट हो। कब? कांस्टेंट, ओके। जब फोर्स क्या हो, कांस्टेंट। लेकिन अगर वेरिएबल है तो किसके लिए लिखा आपने, कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए। लेकिन अगर वेरिएबल है तो कैसे लिखेंगे, एफ डॉट डी एक्स, डॉट लिखो। अगर सेम डायरेक्शन में है तो डॉट तो आपको पता लिखने की जरूरत है नहीं, लिख दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा बेटे, अगर लिख दिया कोई बात नहीं, एक स्टेप और फालतू करना पड़ेगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा कि आपको पहले एफ डी एक्स कॉस 0 लिखना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा एफ डी एक्स। तो मैंने आपको बताया था अगर 0 है तो ये कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कहानी शुरू करो। इसमें भी सर आपने डायरेक्ट लिख दिया, वो मैंने इसलिए लिख दिया था, तुम्हें पूरी कहानी का शौक है तो पूरी लिखो, क्या दिक्कत है बताओ। तो ये वेरिएबल है तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कांस्टेंट फोर्स सबको ऐड कर दिया और आ गया हमारा 0 से x1। सर बहुत कंफ्यूज कर दिया आपने तो, है ना, आज तो बड़े कंफ्यूज हो गए बच्चे। हाँ बेटा बड़े कंफ्यूज हो गए ना आज? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। नो सर। हाँ तो इसका क्या हाल है फिर, इस कौन सी कंफ्यूजन हुई? हाँ बेटे मानसी क्या कंफ्यूजन हो गई? सर मुझे नहीं हुई। अच्छा तो किसको हुई है? सर मुझे, हाँ विनय तुम बताओ बेटे क्या कंफ्यूजन है? सर इन्हीं क्वेश्चन में हो रही है। हाँ ए क्वेश्चन है, वेरी गुड, तो बिल्कुल ठीक है पूछो। ए क्वेश्चन में वर्क डन का फार्मूला ही दे रखा था उसने, वर्क डन इज इक्वल टू 4f डॉट डी एस, यही वाला फार्मूला था। तो एफ डी एस कॉस थीटा। सर मैं, हाँ बताओ कोई दिक्कत है? अगर आप कांस्टेंट में dx लिख लो, x, ये ds है, डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल ही होगा फिर। सर मैं कांस्टेंट फोर्स के लिए dx लगा दूं, लगा दो। सर मैं कांस्टेंट के लिए लगाऊंगा dx, कोई बात नहीं, नॉर्मली तो जो है तो क्या होगा, बिल्कुल लगेगा। तो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो फोर्स तो एक डायरेक्शन में है ही, और सर डी बिल्कुल लगाओ, बिल्कुल ठीक है, ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है स्मॉल वर्क के लिए, बिल्कुल। सर मैं तो ऐसे लिखूंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे फार्मूले करेक्ट हैं। ये दोनों फार्मूले आ गए स्मॉल वर्क डन के लिए, ठीक। और ये आ गया तो ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रल फॉर्म में आ गया, ये डिफरेंशिएशन फॉर्म है, कैलकुलस फॉर्म है। कैसी इंटीग्रल ना बोल के क्या बोलेंगे इसको, डिफरेंशियल फॉर्म, कैलकुलस फॉर्म। कैसी फॉर्म है ये, कैसी फॉर्म है ये, डिफरेंशियल फॉर्म। ये कैसी फॉर्म है, ये सिंपल अपना डेल्टा, ये डेल्टा का साइन होता है, ये देख रहे हैं ना आप, ये डेल्टा का साइन। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है आपने लिखा डेल्टा एक्स तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन,
इसका मतलब था चेंज डेल्टा स्मॉल ट्राइंगल, बस। तो डिफरेंशियल, इसी की डिफरेंशियल फॉर्म ये है ऐसे। और अगर आपको नॉर्मल लिखना हो तो ऐसे लिख दो, तो 1 2 3, तीनों में जो है तीनों फॉर्मूला आ गया आपके पास कांस्टेंट के लिए, वेरिएबल के लिए ये। चलो यहाँ ये सारे छोटे छोटे वर्क डन थे, सारे मैंने ऐड कर दिए और टोटल वर्क डन निकाल दिया, ये सम ऑफ ऑल। चलो हाँ जी विनय जी, क्या डाउट था आपका? कुछ हेल्प मिली आपको? यस सर। हाँ, ये बेटे थोड़ा सा मैथ्स की लैंग्वेज है, थोड़ा सा बस थोड़ा सीख लो, थोड़ा 1-2 दिन लगेंगे बस, ज़्यादा नहीं है। हिम्मत मत हारना बस। 2 आदमी तो जा चुके हैं, कौन कौन जा चुका है? हाँ बेटे मानसी, यही ड्यूटी है तुम्हारी, एक तो वीना तुम्हारी और एक मानसी तुम्हारी, तुम दोनों की यही ड्यूटी है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? हाँ कौन चला गया? वीना? पता नहीं सर, देखा नहीं मैंने। हाँ तो अब आगे देखना बेटे। मैं आपको सुन रही थी। हाँ चलो मानसी। सर सेम रीजन है, मैं आपको सुन रही थी हाँ इसलिए दिखाई नहीं अब दी। आगे से अलर्ट रहना है, कौन बोल रहा है, कौन आ रहा है, जा रहा है, सब पता होना चाहिए सुनने के साथ साथ, ठीक है? चलो ओके सर। हाँ, और लास्ट में मेरे पास टाइम आ जाता है अटेंडेंस में, ये मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ लास्ट में जो पूरी चैट है, तो इसलिए बीच बीच में भी अटेंडेंस है और उसके बाद लास्ट में भी, तो लास्ट में भी अटेंडेंस होगी। अब एंट्री हो गई, कई बार तो बच्चे इसलिए चले जाते हैं उनका नेटवर्क खत्म वो हो जाता है, नेटवर्क टूट जाता है, कोई नहीं, दोबारा आ जाते हैं, लौट के आ जाते हैं। चलो जी, तो ये हो गया बेटे अपना, निकालो इसका अब। अरे भाई कोई fx की वैल्यू लिख दो ना इसमें, इतना क्यों घबरा रहे हैं हम? इतने आसान आसान क्वेश्चन है। cx है सर, f की वैल्यू लिख दो, फिर cx, dx तो है ही। अब c क्या है? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा, कौन सा बड़ी बात है इसमें, है ना? अब ये जो x है ना, ये x एक ही है, ये x ऐसे लिख लो, इसने x ऐसे लिख रहा है तो हम भी x ऐसे लिखेंगे फिर, ओके? अरे कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं ना, पहले भी तो लिखा, ऊपर भी तो। यस सर। ये सारे Yes, sir. कांस्टेंट बाहर नहीं निकाल दिए थे हमने, यस सर। ये सारे कांस्टेंट बाहर नहीं निकाल दिए थे, तो क्या दिक्कत है? अब भी कांस्टेंट बाहर निकाल दो, अंदर क्या बच गया? x dx। तो x dx क्या होता है? x dx, x²/2। हाँ, पावर +1 डिवाइडेड बाय 2। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। सर वैसे x1 आएगा, उसके x1 बाद का स्क्वायर। 0 to x1, और ये क्या बना? अब 1/2 भी बाहर लिख लो, तो 1/2 c, और एक बार फाइनल वैल्यू x की जगह क्या लिख दोगे? x1 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा भाई? तो ये आ गया आपका टोटल, f की जगह क्या आएगा? वर्क डन। वर्क डन निकाल रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। हो गया स्टूडेंट्स? यस सर। बहुत बढ़िया। Yes, अब हाँ, सर यस, अब आपका यस सर। क्वेश्चन नंबर 9, 10 होमवर्क है, 11th क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन पीछे का भी बचा हुआ है, शायद क्वेश्चन नंबर 6 बचा हुआ है, वो भी होमवर्क है आपका। और 11th, द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोजीशन। तो ये जो है, ये यहाँ से ये x = 1, और फिर ये फोर्स है आपकी, ये 2, और ये 3,
ये 4, यहाँ से ये 5 और यहाँ से ये 6। क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड पोजिशन ऑफ द बॉडी इज गिवन इन द फिगर। बहुत बढ़िया। द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम 1 मीटर टू 5 मीटर। सिर्फ आपको मतलब है, बाकी कहानी से मतलब नहीं है, सिर्फ 1 मीटर से 5 मीटर, सिर्फ ये इनका निकालना आपको वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हुई, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 1 यूनिट, तो फोर्स कितनी थी जब डिस्प्लेसमेंट 1 यूनिट हुई तो 10 न्यूटन। अरे कांस्टेंट फोर्स है ना। यस सर। तो ये एरिया जो है यही तो है वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 1 और फोर्स, तो ये 10 जूल वर्क हो गया इस यहां पर इस पोर्शन में। इस पोर्शन में कितना हुआ, यहां भी कांस्टेंट फोर्स है, 1 यूनिट है, फोर्स कितनी थी 5 न्यूटन, तो 5 इंटू 1 5 जूल वर्क यहां हो गया। इसमें कितना हुआ, यहां पर 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट वर्क, फोर्स कितनी है -5। सर माइनस भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर ये डायरेक्शन आप ऊपर फोर्स लगा रहे, सपोज इस बॉल के ऊपर और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है, अप्लाइड फोर्स ऊपर है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव, तो फोर्स ये नेगेटिव हो गई -5। तो Fg अगर है तो ये नेगेटिव हो गई, और ये जो ऊपर जो है फोर्स अप्लाइड है, सपोज ऐसे ऐसे कर रहे हो आप ऊपर नीचे बॉडी को, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। समझ में आ गई बात कुछ। तो यहाँ वर्क डन Yes, क्या sir. हुआ नेगेटिव, वो ऊपर गई और बॉल फिर ऊपर से नीचे आई, तो क्या हुआ 3 to 4। हालांकि ये आप समझो, सिर्फ मैं प्लस माइनस के लिए बता रहा हूँ, ये फोर्स ऐसे भी हो सकते हैं, रस्साकशी, वो इधर खींच रहे हैं, वो इधर खींच रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो अगर ये पॉजिटिव है फोर्स, तो जो इस तरफ फोर्स लगे वो क्या लगेगी नेगेटिव। ओके चलिए, तो ये कितना वर्क डन हुआ -5 है ना फोर्स, -5 इंटू जूल। 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हो गया 5 -5 जूल वर्क हुआ। और ये यहाँ कितना हुआ वर्क, ये तो ट्रायंगल बन गया, तो कितना वर्क डन हुआ, बेस कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया भूल गए क्या, बेस कितना है 1, हाइट कितनी है इसकी 5, तो कितना वर्क डन हुआ 2.5 जूल। तो बताओ टोटल वर्क डन, ये 5 जूल से 5 जूल कट गया, तो टोटल वर्क डन कितना आ गया 10 + 2 12.5 12.5 जूल। हाँ कितना आया, अच्छा ये 5 तक नहीं है, 10 तक है, 10 तक है, ये थोड़ा, ये जो फोर्स है कहाँ तक है 10 तक, तो ये कितना है 1 × 5 नहीं है, फोर्स कितनी है डिस्प्ले 10 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 जूल, राइट। यस सर। तो 10 + 5 कितना आया 15 जूल हो गया ना। वर्क डन ऑप्शन Sir. बी। हाँ ये जो आप देख रहे हैं, तो ये कहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ये 10 जूल तक है ये, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 1 है, हाइट कितनी है 10, तो कितना हो गया 5 जूल। हमें यहीं तक निकालना था बस 5 तक, तो ये +5 जूल -5 जूल 0, और 10 + 5 15 जूल वर्क। तो वर्क स्केलर है, यही तो मजा है स्केलर का, W1 + W2 + W3 + W4 सारा। सर हाँ सर ट्रायंगल में वर्क डन होगा उसके एरिया के बराबर। यस बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, देखो बिल्कुल एरिया के बराबर होगा, समझ गए।
देखो ये है डिस्प्लेसमेंट और ये क्या आपकी फोर्स, तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, जहां भी दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं इसका मतलब वो एरिया है, हमेशा याद रखना ये बात। ओके तो सर यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई तो किया। हाँ यस, हाँ पूछो बेटा, पूछो इसके तभी एरिया सीखो। हाँ 1/2 भी तो है ना। हाँ हाँ पूछो, हाँ क्या है, हाँ सॉरी। तो सर इसके ट्रायंगल के एरिया में 1/2 भी तो है ना। हाँ वर्क के लिए तो सिर्फ यहाँ पे 4 डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। हाँ देखो सुनो, क्वेश्चन अच्छा आपका बेटा। ये जो है एरिया जो है, हमने यहाँ देख लिया कि भाई ये एरिया के इक्वल है। अब एरिया जो है वो आपको निकालना है। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ जो हमने अभी किया था कि फोर्स ऐसे लग रही है, तो यहाँ पर भी ये थोड़ा सा जो है ये फोर्स थी आपकी और ये डिस्प्लेसमेंट, तो थोड़े से फोर्स के लिए थोड़ा डिस्प्लेसमेंट, dw इज इक्वल्स टू एफ dx, ये थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, तो फोर्स लगी, ये फोर्स लगी आपकी और थोड़ा डिस्प्लेसमेंट, तो थोड़ा सा वर्क आ गया। अगला कैसे निकालोगे, मान लो इस स्ट्रिप का निकालना है तो वो भी वही फोर्स, मान लो यहाँ फोर्स F1 थी, यहाँ फोर्स F2 है, तो यहाँ dw1 dw2 क्या निकलेगा, F2 dx, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट तो, और इन सबको क्या कर देंगे हम ऐड, तो एरिया अंडर द कर्व पूरा का पूरा आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। तो यहां भी आप ऐसा कर लो, ये थोड़ा सा जो है इसको ले लो, थोड़ी सी स्ट्रिप ले लो, तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इनटू ये, फिर थोड़ा सा ले लो, ऐसे ऐसे ले सकते हो आप, और सारी स्ट्रिप्स को आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तो ऐड नहीं कर सकता, आपके पास कोई फार्मूला नहीं था, लेकिन यहाँ आप सारी स्ट्रिप्स को आपको ऐड करना है, थोड़ा सा वर्क, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो चाहे वो वेरिएबल फोर्स का ग्राफ हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे ट्रेपीजियम हो, जो मर्जी हो बेटा। हाँ बेटा अमन, समझ आई बात? यस सर, आ गई। हाँ ओके गुड, और पूछो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना बहुत है, अरे बहुत है इतना ना। Yes, sir. होमवर्क लिख लो जल्दी से। अब होमवर्क कैसे करेंगे, ऐसे रोड़ा है नहीं, नुकसान किसका है, किसी और का नहीं है, नुकसान आपका ही है, किसी और का नुकसान बिल्कुल नहीं हो रहा। तो एनसीईआरटी से भी दे रहा हूं, एनसीईआरटी से एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6.1 कर लो, 6.2 कर लो, पहले भी दिया था मैंने। उसके अलावा आप कर सकते हो 6.11, और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो आप, बस बाकी तो नहीं होंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एसएल में, अब एसएल का होमवर्क, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो पेज नंबर 6.59 है, उस पर क्वेश्चन नंबर 1 to 11, अगर नहीं किए हैं, जितने कर लिए ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन 1 to 11 करो। उसके अलावा एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल और अनसॉल्व भी कर लो। सारे क्वेश्चंस अगर आपने नहीं किए हैं तो पेज नंबर 6.3 से लेकर, चलो पेज मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। चलो पेज 6.3 से जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लो। चलो ये छोड़ो, एग्जाम्पल 2 करो। चलो एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, जिसे नहीं किए वो कर लो। उसके बाद 6.5 पेज पर क्वेश्चंस हैं 1 to 7, 1 to 4 पहले भी करा चुके हैं, तो 5 to 7 कर लो आज। और पेज नंबर 6.6 पे एग्जाम्पल्स हैं, तो एक मैंने करा दिया 9, 10, 11
ये आप कर लो जो अभी आप बात कर रहे थे ना बेटा रवि, सॉरी अमन, ये उसी का ये एरिया वाले क्वेश्चंस हैं ये 9, 10, 11 हैं, एरिया आ जाएगा इसमें। और उसके अलावा फिर क्वेश्चंस आपको करने हैं वही 6.7 पेज पे क्वेश्चंस जो हैं 1 to 6। ये जिसने ये कर लिया, जो बच्चा चाहता है मेरे को नीट क्रैक करना है, मेरे को IIT क्रैक करना है, मेरे को NDA क्रैक करना है, तो वो तो ये कर ले। और जिसको ये है कि जिसको CBSE में नंबर लेने हैं वो भी ये कर ले। जिसको अपना समय जो है जो पढ़ा है वो भी याद ना रहे तो वो ये ना करे। तो मुझे लग रहा है कि सब जो है इस क्वेश्चंस को करेंगे जिससे कि प्रैक्टिस हो। ओके, और मैं फिर कह रहा हूँ जिसके पास बुक नहीं है बुक ले लो, क्योंकि वैसे हम प्रैक्टिस कर नहीं पाएंगे। अब कितने क्वेश्चंस लिखवाऊंगा मैं और सबकी फोटो खींच खींच के भेजूंगा तो कितनी आंखें खराब होंगी आपकी, कोई फायदा नहीं है। रोज का काम है हमारा, एक दिन का काम नहीं है। डेली SL से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे 100%, और डेली के कम से कम भी जो है 15 से 20 क्वेश्चंस करने की हैबिट डालनी है, तब जाकर फिजिक्स समझ आएगी। फिजिक्स आपको समझ आएगी क्वेश्चंस करने से, कहानी सुनने से नहीं, मेरी खुद आप सॉल्व करेंगे तब। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अब सब अपनी प्रेजेंट लगा के जाएंगे, प्रेजेंट सर करके सब प्रेजेंट लगाते चले जाओ, तो उसी को प्रेजेंट मिलेगी जो अभी प्रेजेंट लगाकर जाएगा। चलो बस, और एग्जिट करते चले जाओ। थैंक यू सो मच।